हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट क्या है। A balanced diet is a diet that contains different kind of food in certain quantities and proportion so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins is fulfilled। अर्थात बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है या फूड आइटम है वो उस क्वांटिटी, उस मात्रा में और अनुपात में पाए जाते हैं जिससे कि शरीर की कैलोरी यानी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन की जो आवश्यकता है वो पूरी होती है। अर्थात शरीर को जितना प्रोटीन, जितना विटामिन और जितनी कैलोरी चाहिए वो जिस डाइट से अगर पूरी होती है तो उसको संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार में इनके अलावा कुछ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का, जो कि शरीर में हेल्थ के या स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। A healthy diet provides the body with essential nutrition, fluid, macronutrients, micronutrients and adequate calories, जिसकी हमने अभी बात की कि जो स्वस्थ भोजन होता है, जो हेल्दी डाइट होती है, हेल्दी फूड होता है, वो शरीर की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है उनको वो पूरा करता है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड अदर वाइटल एक्टिविटीज़ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। शरीर की को बनाए रखने के लिए और जो महत्वपूर्ण जैविक एक्टिविटीज़ है उसके लिए एनर्जी बहुत आवश्यक होती है, और दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय फूड। हम जानते हैं कि भोजन से ही हमें ये एनर्जी प्राप्त होती है, और ये जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। यानी अलग अलग व्यक्तियों में ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, एक जो चाइल्ड होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो चाइल्ड 4 से 6 साल का होता है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लगभग 1500 कैलोरीज, जबकि 13 से 15 साल का जो बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो लगभग होती है 2500 कैलोरीज। और जो जवान होता है, यंग होता है, 16 से 18 साल का, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लगभग 3000 कैलोरीज पर डे। Although carbohydrate, proteins and fats are interchangeable in the body to a certain extent, but our food should contain various nutrients in proper amount। हालांकि होता यह है कि जो हमारा शरीर होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जो भी हम ग्रहण करते हैं उनको कुछ सीमा तक एक दूसरे पदार्थों में ये कन्वर्ट कर सकता है, बट जो हमारा भोजन होता है उनमें ये डाइवर्सिटी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैट हो। इनकी जो मात्रा होती है, एक जो अनुपात होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जब ये चीज़ें, ये पदार्थ प्रॉपर अनुपात में होते हैं तो ऐसी डाइट को ही बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उनमें से लगभग जो 50% कैलोरी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए, 35% फैट से, और 10 से लेके 15% तक हमें जो ये ऊर्जा होती है, कैलोरीज होती है, वो हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेंगे, 65 to 75 ग्राम हम प्रोटीन ग्रहण करेंगे पर डे, और 60 to 70 ग्राम हम फैट ग्रहण करेंगे। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रम की दृष्टि से, और वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उनको कितनी मात्रा में क्या क्या पदार्थ लेने चाहिए ताकि उनकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जो आवश्यकता है प्रतिदिन की वो पूरी हो सके।
जो सेडेंट्री वर्क करते हैं यानी जिनकी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, ज़्यादातर बैठे रहने का काम होता है, वो अगर वेजिटेरियन है तो उसको लगभग उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन 400 ग्राम सीरियल्स, अनाज, पल्सेस 70 ग्राम, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरी सब्जियां करीब 100 ग्राम होनी चाहिए, अन्य जो सब्जियां हैं वो 75 ग्राम, रूट्स और ट्यूबर्स वो 75 ग्राम होनी चाहिए, फ्रूट्स लगभग 30 ग्राम होने चाहिए, जो दूध होता है वो 300 ml के आसपास तो दूध प्रतिदिन ग्रहण होना चाहिए, और जो फैट्स एंड ऑयल वो 400 ml या 400 ग्राम के आसपास होने चाहिए। इसके अलावा शुगर एंड जेगरी यानी जो गुड़ या शुगर होता है वो 30 ग्राम करीब होना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन है कोई व्यक्ति तो उसमें उसको 400 ग्राम करीब सीरियल, पल्सेस 55 ग्राम, ग्रीन सब्जियां 100 ग्राम, अदर वेजिटेबल 75, रूट्स 75 ग्राम, फ्रूट्स 30 ग्राम, मिल्क 100 ग्राम, फैट्स और ऑयल 35 ग्राम, मीट एंड फिश 30 ग्राम, एग 30 ग्राम, शुगर एंड जेगरी यानी जो चीनी और गुड़ लगभग 30 ग्राम होनी चाहिए। इसी प्रकार जो मॉडरेट वर्क यानी जिनका जो ना तो ज़्यादा परिश्रम करते हैं ना बिल्कुल बैठे रहते हैं, उस प्रकार के जो वेजिटेरियन व्यक्ति है उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो इस प्रकार होती है इस टेबल के अनुसार कि जो सीरियल होते हैं अनाज वो 475 ग्राम, पल्सेस 80, हरी सब्जी 125, अन्य सब्जियाँ 75, रूट्स 100, फ्रूट्स 30, मिल्क 300 ml, फैट एंड ऑयल 45 ग्राम और शुगर और जेगरी 40। और मॉडरेट वर्क जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको 475 ग्राम सीरियल, 65 ग्राम पल्सेस, हरी सब्जियाँ 125 ग्राम, अदर वेजिटेबल 75, रूट्स एंड ट्यूबर्स 100, फ्रूट्स 30, मिल्क 100 ml, फैट्स एंड ऑयल 40, मीट एंड फ्लेश 50 ग्राम, एग्स 30 ग्राम और शुगर एंड जेगरी 40 ग्राम। वो जो हैवी वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने वाले जो वेजिटेरियन हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जिनकी वो ज़्यादा होती है। उनको जो अनाज लगभग 650 ग्राम, पल्सेस दालें यानी 80 ग्राम, हरी सब्जियाँ 125 ग्राम, अन्य सब्जियाँ 100 ग्राम, रूट्स एंड ट्यूबर्स 100 ग्राम, फ्रूट्स 30 ग्राम, दूध 30 ग्राम, शुगर और जेगरी 55 ग्राम और ग्राउंड नट 50 ग्राम करीब उनको प्रतिदिन लेनी चाहिए। इसका जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हेवी वर्क करने वाले, अत्यधिक परिश्रम करने वाले, उनको अनाज 650 ग्राम, पल्सेस 65 ग्राम, हरी सब्जियाँ 125 ग्राम, अन्य सब्जियाँ 100 ग्राम, रूट्स और ट्यूबर्स 100 ग्राम, फ्रूट्स 30 ग्राम, मिल्क 100 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल 45 ग्राम, मीट एंड फिश 60 ग्राम, एग्स 50 ग्राम और शुगर एंड जेगरी 55 ग्राम और ग्राउंड नट करीब 50 ग्राम के आसपास उनको प्रतिदिन उनकी डाइट में ये होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो फूड स्टफ होता है, खाद्य पदार्थ, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इनके अलावा विटामिन होता है। तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली ऊर्जा देने का कार्य करते हैं एनिमल में, और ये इनकी जो कैलोरी वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट की वो होती है लगभग 4.1 किलो कैलोरी। ऊर्जा देने के अलावा कार्बोहाइड्रेट लगभग 0.1% प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य बनाते हैं, और जो सामान्य जो उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 80 से लेके 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। जो कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं वो है फ्लोर यानी आटा, राइस चावल, पोटैटो आलू, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और शुगर। ये मुख्य सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज होते हैं, यानी जो विकासशील या जो गरीब देश है, उनमें जो सीरियल्स होते हैं अनाज, वो डाइट का मेन पार्ट होते हैं। और जो सीरियल्स से एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसके अलावा डाइटरी प्रोटीन भी उनसे प्राप्त होता है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट खाद्य पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ सेलुलर मटेरियल, हैंस ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ये जो अधिकांश जो भाग होते हैं, अधिकांश जो पार्ट होता है शरीर का या कोशिकाओं का, वो प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए जो ग्रोथ और मरम्मत के लिए प्रोटीन का भोजन में होना अधिक आवश्यक होता है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनमें पर किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एडल्ट्स की या वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली वीमेंस, उनमें प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ जाती है। जो सामान्य स्तर होता है प्रोटीन का रक्त में, वो होता है लगभग 40 से लेके 65 मिलीग्राम पर 100 ml। और प्रोटीन ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। जो सामान्य सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जो स्रोत है, वो है पल्सेज यानी दालें, बीन्स फलियाँ, सोयाबीन्स, मीट, अंडे, दूध आदि, ये प्रोटीन के सामान्य स्रोत होते हैं। लगभग 8 एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन्स लगभग 20 एमिनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें एमिनो एसिड्स के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और संख्या भी अलग होती है। तो इन जो 20 एमिनो एसिड्स है, उनमें से 8 एमिनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल यानी अति आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं। और 2 जो एमिनो एसिड्स है वो सेमी एसेंशियल होते हैं। और जो बाकी के 10 है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि वो शरीर में कुछ हद तक वो कन्वर्ट होते हैं और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन जो एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे भोजन में होना अति आवश्यक होता है। और अगर भोजन में कोई भी एक एसेंशियल एमिनो एसिड की कमी होती है तो ऐसे प्रोटीन को इनकम्प्लीट प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स आर मेनली यूज एज सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। यह संग्रहित ऊर्जा के रूप में काम आते हैं। दे आर ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स इनसाइड एंड अराउंड सेल्स। जो कोशिका की जो झिल्लियाँ होती है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जो कि कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न झिल्लियाँ, उनका एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो महत्वपूर्ण घटक होता है, वो फैट से होता है। द सोर्स ऑफ फैट इन द डाइट ऑफ ह्यूमन बींग आर ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। यानी मनुष्य जो अपना भोजन लेते हैं उनसे जो उन्हें फैट प्राप्त होता है वो दोनों एनिमल या प्लांट ओरिजिन दोनों से प्राप्त हो सकता है। जैसे फिश ऑयल और बटर, ये जंतु सोर्स के फैट्स होते हैं, जबकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे पीनट ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, रेपसीड ऑयल और सेसमी ऑयल और कॉर्न ऑयल, ये प्लांट ओरिजिन के यानी पादप सोर्स के ये फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। इन सभी में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरीज मिलती है। और जो पर ग्राम कैलोरी की हम बात करें तो वो फैट में अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ फैटी एसिड्स एसेंशियल होते हैं जिनका भोजन में होना अत्यधिक अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि ये फैटी एसिड्स शरीर में नहीं बनते हैं, शरीर इनका निर्माण नहीं करता, इसलिए इन फैटी एसिड्स का डाइट में होना आवश्यक होता है। फैटी एसिड्स हम जानते हैं कि जो वसाएं होती है वो फैटी एसिड से बनी होती है। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं, वो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के काम में आते हैं। मेनली जो विभिन्न प्रकार की जो मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्लियाँ होती है, उनको बनाने में ये काम आते हैं। इनमें से जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैटी एसिड होता है, क्योंकि ये जो फैटी एसिड है वो अन्य आवश्यक फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिनोलेनिक एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें कि 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं।
एज वेल एज बीइंग एन एसेंशियल फैटी एसिड इट टेंड टू लोअर द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। ये जो लिनोलिक एसिड होता है वो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी कम करने का कार्य करता है। इसके बाद जो डाइट में इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है मिनरल्स। मिनरल साल्ट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल एज दे रेगुलेट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। शरीर में हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में चलता रहता है, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी उपचय और अपचय दोनों होते रहते हैं। तो इसके लिए मिनरल साल्ट अधिक आवश्यक होते हैं। वो जो मिनरल साल्ट होते हैं वो मैक्रो एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट होते हैं। मैक्रो एलिमेंट वो होते हैं जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और माइक्रो एलिमेंट जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम और पोटेशियम दो इम्पोर्टेंट आयन है जो कि बॉडी फ्लूइड को जो सामंजस्य होता है होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम वो बनाए रखने का कार्य करते हैं। इनके अलावा मैग्नीज, आयोडीन, जिंक और सल्फर भी आवश्यक होते हैं। सल्फर की अधिकांश जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो एमिनो एसिड्स मेथिओनिन और सिस्टीन से पूरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सोलेनियम और कोबाल्ट। कोबाल्ट हमें विटामिन B12 के रूप में प्राप्त होता है। मिनरल के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो संतुलित आहार में होनी चाहिए वो है विटामिन्स। विटामिन्स या विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल और दूसरे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। विटामिन के बारे में हम एक दूसरे लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ से हम शॉर्ट में बात करते हैं कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स है वो कई विटामिन्स का एक समूह होता है, जैसे विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन H बायोटीन, फोलिक एसिड ग्रुप, और विटामिन B12 या साइनोकोबालेमिन। इसके अलावा विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये विटामिन शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए अधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी विटामिन की कोई कमी हो जाती है तो इसमें रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो है विटामिन A या रेटिनॉल, विटामिन D ग्रुप अर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन E ग्रुप टोकोफेरॉल और विटामिन K। इस प्रकार हमने देखा कि जो बैलेंस डाइट या संतुलित आहार होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो फूड स्टफ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो एक शरीर की आवश्यकता के हिसाब से निश्चित अनुपात में होने चाहिए। अगर ये अनुपात बिगड़ता है, निश्चित अनुपात में नहीं हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन, तो वो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे, संतुलित आहार नहीं कहेंगे।